हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे पहले हमने डिफॉरेस्टेशन, उसके कॉजेज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले तो कंजर्वेशन की डेफिनेशन से। चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें कंजर्वेशन का क्या मतलब है? तो कंजर्वेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? तो प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नोन एज कंजर्वेशन। मतलब प्रोटेक्ट करना, जो ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको मैनेज करना अच्छे से और उनको रिस्टोर करना। रिस्टोर करने का मतलब है जैसे टाइगर्स का अमाउंट कम हो रहा है तो उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, दैट इज रिस्टोरेशन। किसका? वाइल्ड लाइफ का और अलग नेचुरल रिसोर्सेज का, उसे हम कहते हैं कॉन्जर्वेशन। ठीक है, चार वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन कौन से? प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन। और किसकी? ये चारों किसके? वाइल्ड लाइफ के और नेचुरल रिसोर्सेज के। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉमनली रेफर्ड टू एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। जो अलग अलग वेराइटी है ऑर्गेनिज्म की, अलग अलग वेराइटी के जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, उस वेराइटी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दैट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हर ग्रुप का एक अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इकोसिस्टम में। ठीक है, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाता है तो उसका इफेक्ट और ऑर्गेनिजम्स पे भी पड़ता है। इसका एग्जांपल मान लो, चलो देखो, ग्रास। ग्रास जो है वो डियर के द्वारा खाई जाती है, और उसके बाद जस्ट एज एग्जांपल लायन जो है वो डियर को खा लेता है। अब मान लो अगर इनमें इसमें से एक स्पीशीज को हटा दे, जैसे मान लो डियर हट गया, तो अब क्या होगा? एक तो ग्रास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और लायंस को खाना नहीं मिलेगा, लॉयंस भी मर जाएंगे, है ना। देखो, डियर खत्म हो गई, लॉयंस को खाना नहीं मिला, लॉयन भी मर जाएंगे, और ग्रास जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी। तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म के मरने से और ऑर्गेनिजम्स पे भी फर्क पड़ा। एक एरिया में, ये हमने एक एरिया की बात करी, एक एरिया में अगर डियर खत्म हो गए तो वहां पे लॉयंस भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वहां पे हंट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो एक स्पीशीज के खत्म होने से जब दूसरी स्पीशीज पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कैसे करते हैं? तो सबसे पहले होते हैं, सबसे पहले जो हमने मतलब प्लान्स वगैरह बना रखे हैं, सबसे पहले होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, ह्यूमंस ने जो पहला वो किया है कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो स्टेप उठाया वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? ये बनाए जाते हैं टू प्रमोट एंड डेमोन्स्ट्रेट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द बायोस्फीयर। मतलब ऐसा ना हो कि भाई हम बायोस्फीयर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ अपनी प्रोग्रेस किए जा रहे हैं, नए नए मतलब अर्बनाइजेशन किए जा रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जो वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसा ना हो, ठीक है, इसलिए ये बनाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। दीज आर क्रिएटेड टू प्रमोट एंड डेमोन्स्ट्रेट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द बायोस्फीयर। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनी रहे कि भाई मैन भी अपग्रेड होता है, लेकिन साथ साथ जो बायोस्फीयर है उसका भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, there are 669 biosphere reserves in 120 countries। टोटल 120 कंट्रीज में 669 biosphere reserves हैं, जिसमें से 18 जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिया भी इन 120 कंट्रीज में से एक है, जिसमें 18 biosphere reserves इस वक्त प्रेजेंट है। कुछ एग्जांपल्स जो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लेना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, ये सुंदरबंस काफी फेमस है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये चारों बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं, मतलब काफी सारे होते हैं, ये मैंने चार ऐसे ही नाम लिख दिए हैं। आप चाहो तो और भी कोई याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम चार पांच नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स। ठीक है, फर्स्ट क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। अब सेकंड है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? नेशनल पार्क इज अ रिजर्व ऑफ लैंड। रिजर्व ऑफ लैंड मतलब एक लैंड को रिजर्व करके रखा गया है, यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड प्रोन बाय नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब उसे डिक्लेयर कर दिया है, और वो जो वो किसके द्वारा रन की जा रही है? बाय नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट ही उसे ओन कर रहा है और नेशनल गवर्नमेंट ही उसका ध्यान रख रहा है। ठीक है, इट इज ओन्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। दीज पार्क्स हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करता है?
ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना प्लांट्स एंड एनिमल्स की, इंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब एग्जांपल टाइगर्स। टाइगर्स क्या है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है क्योंकि वो खत्म होने जा रहे हैं, ठीक है, वो खत्म होने वाले हैं, इसीलिए उसे हम इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखे जाते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखते हैं। मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज का क्या मतलब हो गया, वो स्पीशीज जो अभी तक खत्म नहीं हुई है लेकिन एक एक्सटेंट पे है कि भाई वो खत्म होने वाली है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो खत्म हो जाएंगे जल्दी। एंड ये जो एरिया ये प्रोटेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स एंड पॉल्यूशन से, मतलब जो ह्यूमन जब डेवलपमेंट होती है तो वही पॉल्यूशन होता है, ठीक है, वेरियस हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, तो ये सबसे दूर रखता है नेशनल पार्क, ठीक है। होता क्या नेशनल पार्क हमने पढ़ लिया, नेशनल पार्क इज द रिजर्व ऑफ लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट, जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये ओन किया जाता है, ये ओन ओन लिखा है OWNED ओन्ड, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क के कुछ फेमस जो नेशनल पार्क इंडिया में है वो है, एक तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो फर्स्ट नेशनल पार्क है 1935 में स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में। उसके बाद बंदीपुर नेशनल पार्क जो है इज वन ऑफ द बेस्ट नोन नेशनल पार्क फॉर इंडिया, फेमस फॉर इट्स प्रोजेक्ट टाइगर। ये एक ऐसा हम कह सकते हैं बंदीपुर नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर पे काम कर रहा है, मतलब टाइगर्स को बचाने के लिए कुछ एफर्ट्स ला रहा है। इसके अलावा एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क मैंने मेंशन नहीं किया, वो भी काफी फेमस है फॉर इट्स वेराइटी ऑफ स्पीशीज, उसमें भी काफी सारे स्पीशीज को रखा जाता है, जैसे जैसे राइनोसोरस हो गए और काफी सारे ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिनको प्रिजर्वेशन की या कंजर्वेशन की जरूरत है उनको रखा जाता है, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, दो हमने पढ़ लिए नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेरिटरी, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेरिटरी मतलब एक ऑफिशियल टेरिटरी है, ठीक है, मार्क्ड बाय द गवर्नमेंट। ये भी कौन मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर एनिमल्स, क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ साथ एक सूटेबल एनवायरनमेंट भी देता है। ऐसा नहीं है जैसे जू में एनिमल्स को रखते हैं वो पिंजरे में बंद करके, ऐसा नहीं है, ठीक है, तीनों में से किसी में भी ये चीज नहीं है। इन्हें एक सूटेबल एनवायरनमेंट देते हैं, इनके सराउंडिंग्स में इन्हें रखते हैं, खुले में रखते हैं फॉर एनिमल्स, वेयर हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हंटिंग और किलिंग जो होती है एनिमल्स की वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। अगर कोई यहाँ पे किसी को भी हंट करता है तो उसे जेल होनी चाहिए, समझ रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तो पनिशमेंट मिलती है मतलब। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में कौन कौन सी हैं, जैसे जयकवादी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जयकवादी बर्ड सेंचुरी जो है इंडिया में काफी फेमस है, महाराष्ट्र रीजन में सिचुएटेड है ये, और रिच इन मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की काफी सारी स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। सिमिलरली एक गरीमता टर्टल सेंचुरी है उड़ीसा में, जहाँ पे वो मतलब वो सेंचुरी जो है वो एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड वर्क करता है जायंट ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। जायंट ऑलिव रिडली टर्टल्स एक तरीके के टर्टल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और होता क्या है इसमें कि इस वाले गरीमता टर्टल सेंचुरी में ये टर्टल्स आते हैं पैसिफिक ओशन से तैरते हुए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ब्रीड करते हैं, ठीक है, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा का क्या मतलब है, देखो नाम से थोड़ा बहुत सिमिलर सोचना, फ्लोरा फ्लावर्स प्लांट से रिलेटेड, इट रेफर्स टू ऑल प्लांट लाइफ अकरिंग इन एन एरिया ओवर अ टाइम, ठीक है, जितनी भी प्लांट लाइफ अकर हो रही है किसी एरिया में ओवर अ टाइम उसे हम कहते हैं फ्लोरा। और फौना क्या होता है, इट रेफर्स टू द एनिमल लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन ओवर अ टाइम, ठीक है, रेफर्स टू द एनिमल लाइफ, ये क्या है प्लांट लाइफ, ये है एनिमल लाइफ ऑफ अकरिंग इन एन एरिया, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में किसी भी एक एरिया में ओवर अ टाइम, ठीक है, एक एक फिक्स्ड टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे कितने फ्लावर्स या कितने एनिमल्स एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं उस एरिया का फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है रेड डेटा बुक, व्हाट इज रेड डेटा बुक। अब रेड डेटा बुक एक्चुअल में बुक है लेकिन मतलब बेसिकली वो एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है जो IUCN ने बनाई है। IUCN refers to इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बड़ी डेफिनेशन है लेकिन याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर की कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन, maintains an international list of animals and plants whose continued existence is getting threatened. Continuous existence is getting threatened मतलब जैसे वो अब तक जी रहे थे शायद वो आगे वैसे ना जी पाए
शायद उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए, शायद वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ये पूरी एक लिस्ट बना रखी है रेड डेटा बुक ने, और ये इंटरनेशनल बेस्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर रीजन की है। इंटरनेशनली जो एनिमल्स रेयर स्पीशीज हैं या एक्सटिंक्ट होने की कगार पे बैठे हैं, ठीक है, उसमें लिखा उस उनके लिस्ट में नाम है रेड डेटा बुक में। अब ये जो स्पीशीज है ना, ये थ्रेट स्टेटस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थ्रेट स्टेटस अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के लिए। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो थोड़े ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कुछ हैं जो थोड़े कम में है, कुछ हैं जो बिल्कुल एकदम एक्सटिंक्शन की एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं। तो ये अलग अलग ऐसे स्पीशीज हैं। तो थ्रेट स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीशीज कैसे कैसे होते हैं? फर्स्ट हो गए एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब जो खत्म हो चुके हैं, अब वो नहीं पाए जाते, मतलब अब तक उनका कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला है। नो मेंबर ऑफ अ स्पीशीज एग्जिस्ट और इज प्रिज्यूम्ड टू बी डिसअपियर्ड, ठीक है, मतलब कोई एग्जिस्ट नहीं करता और ये मान लिया गया है कि अब वो डिसअपियर हो चुके हैं, भाई वो नहीं दिखे, कहीं पे भी नहीं दिख रहे। सो सच अ स्पीशीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एग्जांपल हो गया इसका डोडो बर्ड। डोडो बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कैरेबियन मॉन्क सील, ये एक तरीके की सील है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो बहुत हाई रिस्क पे हैं एक्सटिंक्शन के, ठीक है, दे आर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, ठीक है। नियर फ्यूचर मतलब ऐसा नहीं है 1-2 साल, लाइक 10-20 ईयर्स, ठीक है, नियर फ्यूचर का ये मतलब। और अगर कोई ऐसी मतलब अगर कुछ स्पीशीज ऐसी हैं कि 10-20 ईयर्स में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, देन इट इज टर्म्ड एज इंडेंजर्ड स्पीशीज। एग्जांपल ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड, ठीक है, ये कौन से एनिमल्स हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो खत्म होने की कगार पे है, जो खत्म होने वाले हैं। एंड थर्ड कम्स वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज का मतलब ये नहीं जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इनका मतलब ये है कि ये भी खत्म होने वाले हैं, लेकिन मिड टर्म, ऐसा नहीं कि 10-20 साल में, थोड़े ज्यादा टाइम में, लाइक अप्रोक्सीमेटली 50-60 ईयर्स। लेकिन 50-60 ईयर्स के बाद इनका भी थ्रेट है कि भाई ये भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म, मीडियम टर्म में। व्हेन अ स्पीशीज फेसेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन मीडियम टर्म। इसका एग्जांपल हो गया चीता, स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर एक ऐसे तरीके का बियर होता है जिसके काफी लॉन्ग हेयर होते हैं। तो चीता हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, ये इस तरीके की स्पीशीज हैं जो रिस्क पे हैं एक्सटिंक्शन के, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी टाइम बाद, लेकिन एक्सटिंक्शन की रिस्क पे है, ठीक है। इसी के साथ हमने और इसके आगे तक का टॉपिक खत्म कर लिया है। अब लास्ट का थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।